कहने का मेरे मतलब ये है कि बाज़ार के अंदर कोई ख़ास बड़ा चेंजेस हो नहीं रहा जो हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शंस वाले थोड़ा सा तर्क रहना, क्योंकि ऑप्शंस डिप्लीशन होगा, या तो फिर आप लंबी कॉल्स लो, जैसे आप बैंक निफ्टी की कॉल्स लेके बैठो आप, जो कि 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो छुट्टी आ भी जाएंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। और 50,000 के नीचे की स्ट्राइक मत लेना और ऊपर से 50-800 के ऊपर की स्ट्राइक मत लेना। कोशिश करना कि एट द मनी लेना, नहीं तो प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से गलेंगे, डिप्लीशन होगा। और यही कंसोलिडेशन अगर 2 दिन भी और चल गया तो एक और है, अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हो तो 22,400 के आसपास चल रहे हैं, तो 22,500 की कॉल लेना या तो 22,300 की कॉल लेना। इसके ऊपर नीचे की कॉल्स लेना अभी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वजह कंसोलिडेशन बड़ा हो सकता है। कंसोलिडेशन निफ्टी को 300 पॉइंट में भी बांध सकता है, क्योंकि सारी ये 500 से रेजिस्टेंस शुरू है, 500 फिर 650 और 800, ये 3 रेजिस्टेंस के लेवल्स है। और सपोर्ट के लेवल हैं 22,300, 22,000 और 21,800, ऐसे 3 सपोर्ट के लेवल है। तो नीचे मत जाना ज़्यादा, ना ही ऊपर जाना। स्ट्राइक लेना एट द मनी, सेम विद निफ्टी, सेम विद बैंक निफ्टी, जो आपको लेना हो। और निफ्टी की स्ट्राइक ले रहे हो तो कम से कम 17 अप्रैल वाली और उसके बाद फिर 24 अप्रैल वाली लेना, ठीक है। और बैंक निफ्टी की तो एक ही हो गई, अब तो पहले 2 हुआ करती थी, 2 या 4। एक दो चीज़ें और जो नोटिस हो रही थोड़ा सा, वो है विक्स। एक बार वापस से विक्स दिखाओ, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ एक बार ना स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाना, सुबह से देखी नहीं है ये, इस समय का मार्केट कैसे चल रहा है। और साथ ही एक और चीज़ भी दिखाना, मिड कैप और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन भी दिखाओ, उसका इंडेक्स भी दिखाना एक बार, जरा जल्दी जल्दी दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। हाँ, एडवांस डिक्लाइन की रेशो, ये जो 75 शेयर अभी आपको दिख रहे हैं डिक्लाइन से अंदर आपको दिख रहे होंगे करीब 124 शेयर। इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इस 75 में से भी लॉन्ग कितने हैं ये और बता देता हूँ। 68 लॉन्ग है, ठीक है। तो कवरिंग के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 शेयरों के अंदर कवरिंग आ रही है, 68 शेयर लॉन्ग है। तो इस 75 में से करीब ये 68 शेयर जो है ये ठीक है। मिस्टर जैन भी मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गया, अभी मैं उनसे बातचीत करता हूँ। अभी आ रहा हूँ मिस्टर जैन आपके पास। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। एक चीज़ और नोटिस करवानी है, एडवांस डिक्लाइन के रेशियो के बाद दिखाना स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स। यस ये रहा। तो यहाँ पे परसेंटेज में इसमें भी रिकवरी आई है, लेकिन ये भी कन्वर्ट नहीं हुआ है हरे निशान में। स्मॉल कैप का भी दिखाओ एक बार ज़रा, ठीक है, डन। मिस्टर जैन पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नीलेश आप ज़रा बताइएगा आपका रीडिंग क्या है पहले तो मार्केट्स पे, क्योंकि छुट्टी है कल की, फिर मंडे की भी छुट्टी रहेगी, तो अगले 5 दिन में एक सेशन है ट्रेडिंग का। तो बाजार में जो माल ले रखा है होल्ड करें, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी गुड आफ्टरनून डिप्टी जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर हम मार्केट की ओवरऑल रिकवरी की बात करें, जो कल के सेशन में हमें देखने को मिली थी, वो आज फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। और आज इंडिया वीक्स यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि 5% का उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मंडे के दिन हमने ऑलमोस्ट 66% का उछाल देखा था, तो कोई खासा कूल ऑफ यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी भी एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। ऐसे मार्केट में जहां पे विक्स एलिवेटेड लेवल पर है, आपको एक कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक लेग ऑन द लोअर साइड देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन है, तो एक बार क्लिक काट लेनी चाहिए। और जिस हिसाब से मल्टीपल हॉलीडेज लाइंड अप है अगले एक सप्ताह में, तो बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनाई हुई है तो उसमें एक बार के लिए बने रह सकते हैं, बट एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न, मैं कहूंगा कि कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए काट के जाना चाहिए। इंडेक्स पर अगर है तो उसे काट के जाने की राय इस वक्त बनती हुई। वॉलेटाइल ऑलरेडी मार्केट है और आने वाले दिनों में कई सारी छुट्टियां हैं, मार्केट हॉलीडेज भी हैं। सो इस वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कॉशियस रहना बेहद ज़रूरी है, ये कहना है नीलेश जैन का। नीलेश, एक और स्पेस है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और साथ ही ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स। कच्चे तेल की चाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, घरेलू बाजार हो चाहे ब्रेंट क्रूड हो, $60-61 के आसपास नियरली 4% गिरता हुआ दिख चुका है। और कंसर्न्स जो ग्लोबल मार्केट्स हैं लगातार वो एनर्जी पैक में, कमोडिटीज़ में, पर्टिकुलरली नॉन एग्री कमोडिटी में, बुलियन मार्केट हो चाहे फिर एनर्जी हो, नेचुरल गैस, क्रूड, इन तमाम स्पेसेस पर पड़ रही है। इसका असर पॉजिटिव HPCL, BPCL, IOC, ONGC और साथ ही ऑयल रिफाइनिंग पर भी नज़र होनी चाहिए। MRPL, चेन्नई पेट्रो मजबूती के साथ कमज़ोर बाजार में भी ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं।
बिल्कुल मानसी, देखिए ओएमसी स्टॉक्स टेक्निकली थोड़े से बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं, और जिसका कारण आपने अभी ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि क्रूड ऑयल में एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिली है आज फिलहाल में। तो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो है वो ओएमसी स्टॉक्स हैं। अब विद इन ओएमसी पैक जो स्टॉक एक प्रिफर्ड लिस्ट में टॉप पर आ रहा है वो है एचपीसीएल। एचपीसीएल का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, और जिस हिसाब से आज के सेशन में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से एक फॉलोअप हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 390 टू 400। 390 से 400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 367 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एचपीसीएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसके अलावा बीपीसीएल, आईओसी, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी थोड़ा मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स बेटर प्लेस्ड हैं और एक टेक्निकल नजरिया नीलेश की तरफ से हमें मिलता हुआ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आईटी सेक्टर के। अभी थोड़ी देर पहले आईटी सेक्टर पर टेक्निकल आउटलुक हमने हमारे एक्सपर्ट से लिया, लेकिन आईटी पर टैरिफ वॉर की मार को देखते हुए आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी टीसीएस के क्वार्टर 4 नतीजों पर सभी की नजर रहेगी। इनफैक्ट रिजल्ट सीजन की शुरुआत ही आईटी मेजर टीसीएस से होने वाली है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, सटीक अनुमान लेकर हमारे सहयोगी अंश भिलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए। बिल्कुल, टीसीएस में यहाँ पे हल्की नरमी, थोड़ा सा मॉडेस्ट ग्रोथ दिख सकता है। अगर डॉलर टर्म्स में स्पेशली बात करें तो रेवेन्यू $7,489 मिलियन का हो सकता है, यानी 0.7% की गिरावट दिख सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब इसका मेन रीजन है बीएसएनएल डील का कम कंट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ जो ये 4th तिमाही है उसमें कम वर्किंग डेज है, इसके चलते इसमें रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन अगर सेम को हम रुपी टर्म्स में देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू अनुमान कुछ 1.4% बढ़ने का किया जा रहा है, जिसके चलते 64,856 करोड़ आ सकता है। एबिट की बात करें तो यहाँ पे 16,123 करोड़ रहने की उम्मीद की जा सकती है, 3% की बढ़त दिख सकती है। मार्जिन में भी बात करें तो 40 बेसिस पॉइंट बढ़कर 24.9% तक पहुंचने की संभावना है, जो कि बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बीएसएनएल डील के कम कंट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी 2.2% की ग्रोथ दिख सकती है, जिसके चलते यहाँ पे आंकड़े सीधे 12,650 करोड़ के होते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा 5 और ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर रहेगी। पहला, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर मैनेजमेंट की टिप्पणी। दूसरा, डील्स विंस की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तीसरा, हेड काउंट और एट्रिशन ट्रेंड्स। चौथा, जेन एआई इनिशिएटिव। और पांचवा, यूएस और यूरोप मार्केट के ग्रोथ आउटलुक, क्योंकि ये दो रीजन से लगभग 80% इनकम आता है टोटल रेवेन्यू का। शुक्रिया ये सारी की सारी अपडेट्स हमें बताने के लिए। सो टीसीएस के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा और उसके बाद आईटी के सेंटिमेंट्स पर भी फोकस रहेगा। फिलहाल तो सेंटिमेंट्स आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी गड़बड़ाए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं नतीजों की शुरुआत के साथ साथ किस तरह यहाँ पर डेवलप होती है बातचीत आईटी सेक्टर के लिए, सेंटिमेंट आईटी सेक्टर के लिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आईटी के ठीक बाद नीलेश कह सकते हैं कि सेकंड सेक्टर जहाँ नतीजों की शुरुआत हो जाएगी एक एक कराना, वो बैंक्स फाइनेंशियल्स हैं। अब आज के सत्र में ही जिस तरह आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई, उसके बाद बैंक्स फाइनेंशियल्स को रिएक्ट ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि मार्केट का माहौल ही ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बड़ा वियर्ड सा, बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और उसी के चलते लगभग सारे बैंक्स फाइनेंशियल्स, हाउसिंग फाइनेंस हर तरफ बिकवाली रही। लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स अगर आप देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, लार्जर बैंक्स और स्मॉलर बैंक्स के अपडेट्स तो ठीक ठाक हैं। आपकी राय बैंक्स फाइनेंशियल्स पर थोड़ी लंबी पोजिशनल बेसिस पर अगर देखें तो क्या रहेगी? बिल्कुल मानसी, देखिए पोजिशनल लिहाज से तो अभी भी बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। नो डाउट आज जिस प्रकार का एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था वो नहीं देखने को मिला, और मोर और लेस जो 25 बेसिस पॉइंट कट था वो मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका था और उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे। बट फिलहाल इन लेवलों से थोड़ा सा पोजिशन लिहाज से देखे तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहां पे कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है, और गोइंग फॉरवर्ड एक फिर से अनदर लेग ऑन द लोअर अपर साइड हमें देखने को मिल सकती है। तो मोमेंटम शायद देखने को ना मिले, बट एक ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक एक प्रेफर्ड बेट होगी विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक। एंड पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जिस हिसाब से आज एक शार्प डिक्लाइन हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिला है, तो अगर एसबीआई हमें 730 या 725 के रेंज में मिलता है तो वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फिर से फेवरेबल हो जाएंगे एसबीआई को लॉन्ग करने के लिए। बट इन लेवलों पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक में गिरावट पर ही खरीदारी करने की सलाह होगी।
पर ही खरीदारी की राय इस वक्त बनती हुई, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पोजीशंस प्लेस की हैं उसे बनाकर बचाकर रखने की राय भी मिलती हुई। गिरावट पर खरीदारी HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स पर। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार बंद होने में 12 मिनट के आसपास का समय हो गया है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल रेंज में, ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स मूव ही नहीं कर रहा है। 22,400 का 22,400 पिछले 1.5 घंटे से देख रहे हैं, कोई उसमें चेंजेस हो नहीं रहे हैं। आगे इवेंट्स हैं, अब देखिए अब पूरा का पूरा जो फोकस होगा ना, ये ट्रेड वॉर वाली चिंता बनी रहेगी जब तक अमेरिका की तरफ से या फिर जब तक चीन की तरफ से उनके टोन में, उनके एक्शंस में नरमी के संकेत नहीं आते हैं, तब तक ये शायद एस्केलेशंस बने रहेंगे। फिर आपको नेविगेट करना पड़ेगा इन तमाम सिचुएशन के बीच से, और ये Q4 नतीजों की शुरुआत भी हो जाएगी। कल TCS के नंबर आएंगे, लेकिन कल तो बाजार बंद है। अच्छा नीलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको घूमने फिरने का शौक है? बिल्कुल अभिषेक जी, काफी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको घूमने फिरने का शौक है। हालांकि कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं फिलहाल इस बार कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, बट यस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, मौके का फायदा उठाने वालों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोगों ने प्लान कर भी लिया होगा। एक बार जो कैलेंडर लेके आइए अगले हफ्ते तक, यानी कि अगले हफ्ते रविवार तक अगर हम जोड़ें तो अब से लेकर तब तक 11-12 दिनों में मात्र 4 दिन बाजार खुले हैं। कल बंद हैं, शुक्रवार को खुलेंगे, उसके बाद 12 अप्रैल छुट्टी, 13 अप्रैल छुट्टी, 14 अप्रैल छुट्टी, फिर 15, 16, 17 को खुलेंगे, और उसके बाद 18, 19 को फिर से बाजार बंद हो जाएंगे। तो आप देखिए जहां पर आपको हरा निशान दिखाई देगा ना, यही है वो जहां पर बाजार खुले हुए हैं। तो अगले 11 दिन में से सिर्फ 4 दिन ही बाजार खुले हैं, तो बहुत सारी खतरनाक अपॉर्चुनिटी बन रही है लोगों के लिए, उसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अगर टूर ट्रेवल की बात हो रही है नीलेश जी, तो आई लेटर से ही 3 कंपनीज हैं जिन पर लोग फोकस करते हैं, जो अपने सेक्टर के दिग्गज हैं। आई से इंटरग्लोब हो गया, एक आई से IRCTC हो गया, और तीसरे आई से इंडियन होटल हो गया। मतलब अगर कोई इन पे भी प्ले कर ले अपने हॉलीडेज को लेकर या फिर टूर ट्रेवल पर बुलिश होकर, तो काम हो जाएगा। इन तीनों में जरा बताइए कि आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? किसी को अगर थोड़ा सा लंबा समय देके चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? इंटरग्लोब ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुका है। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए इंडिगो को प्ले करने के 2 कारण है। एक कारण आप ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं, दूसरा मुख्य कारण है जो ब्रेंट क्रूड में एक शार्प डिक्लाइन हमने देखी है, उसका एक बेनिफिशियरी एविएशन स्पेस एज अ होल बना हुआ है। उसके अलावा OMC स्पेस भी उसके बेनिफिशियरी है। बट इंडिगो मार्केट की करेक्शन के विपरीत ये पर्टिकुलर स्टॉक एक नए रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अंडरटोन अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और थोड़े से पोजिशन लिहाज से देखें तो यहाँ पर 5500-5600 तक की अपसाइड हमें बनती नजर आ सकती है। तो यहाँ पर बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। हालांकि थोड़ा एलिवेटेड लेवल पर जरूर है, बट थोड़ी सी डिप अगर मिलती है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होंगे। 4900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इंडिगो को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा होटल स्पेस में से इंडियन होटल ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद एकाएक मूव हमें देखने को ना मिले, बट ग्रेजुअल अप मूव हम यहाँ पे 850 और 900 तक की देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा समय देना होगा। 720 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। इन होटल्स पर इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू मिल गया। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन गुप्ता। सचिन जी, सचिन तो वैसे देखिए स्ट्रेट ड्राइव के लिए जाने जाते हैं। सचिन जी, के बाजार लग रहा है कि स्ट्रेट ड्राइव का है? मामला बड़ा टेढ़ा लग रहा है। ये तो कुछ बढ़िया अगर आपके पास ट्रेडिंग कॉल्स हो आप BTST के लिहाज से तो बता दीजिए। हालांकि अब कल तो मार्केट बंद है, परसों काम आएगी, उसके बाद फिर से 3 दिन की छुट्टी है। से अगर आप पूछ रहे हैं तो पहला स्टॉक यहाँ पर मैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड MFSL रिकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉक अपने ब्रेकआउट के वर्स पर है, 1170 इंपॉर्टेंट लेवल है, और जैसे ये लेवल्स ब्रेक
होंगे अपसाइड पोटेंशियल टारगेट्स जो है करीब 1230 1235 तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है, 1135 एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर करके चला जा सकता है। दूसरा स्टॉक मेरा बीटीएसटी के लिए जो अच्छा लग रहा है, जिसमें एक अच्छे पोटेंशियल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, वो है यूनाइटेड स्प्रेड। सो यूनाइटेड स्प्रेड के अंदर भी करीब 1455 के आसपास में एट प्रेजेंट स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंट स्विंग हाइज जो थे वो ब्रेक हुए हैं, साथ साथ में एक लाइक राइजिंग वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ते हुए देखे पिछले लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में। स्टॉक अपने करीब 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के आसपास से रिवर्स होता हुआ नजर आया है और इमीडिएट स्विंग हाइज को ब्रेक करके अपसाइड में सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर भी अपसाइड पोटेंशियल्स और लगता है कमिंग डेज में कंटिन्यू हो सकता है। सो बाइंग करने की सलाह रहेगी यूनाइटेड स्प्रेड में। डाउन साइड स्टॉप लॉस 1408 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स यहां पर 2 नजर आ रहे हैं। 2 टारगेट सजेस्ट करूंगा। पहला टारगेट होगा 1495 का और उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है, क्रॉस होता है, तो फिर 1520 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा सचिन जी ने दोनों स्टॉक दिए ना, मतलब स्टॉक तो अच्छे हैं ही, पूरी एनालिसिस के साथ दिए होंगे सचिन जी ने, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना पिछले महीने 1.5 महीने में, तो ये स्टॉक्स ने पैसे बना के दिए हैं, ऑलरेडी टाइम टेस्टेड स्टॉक्स हैं। और एक और वजह है कि मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये उन 2 सेगमेंट से हैं जहां पर आप टैरिफ वॉर का बहुत ही मिनिमल इंपैक्ट देखेंगे। एक कंजम्पशन का प्ले है और एक फाइनेंशियल का प्ले है। फाइनेंशियल के लिए तो अच्छी चीज आ भी गई, रेट कट आ गया है, और रेट कट आता है तो कंजम्पशन को भी कहीं ना कहीं ड्राइव करता है। ये 2 शेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स और मैक्स फाइनेंशियल आप अपने रडार पर रख के चलिए। टारगेट स्टॉप लॉस आपको बीटीएसटी के बता दिए सचिन जी ने। नीलेश भाई, आपके लिस्ट में कोई और शेयर बीटीएसटी के लिहाज से? देखिए कंजम्पशन स्पेस जिसका ऑलरेडी आप जिक्र कर चुके हैं, यूनाइटेड स्पिरिट एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लेम ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को भी रेकमेंड किया है, उसे तो डेफिनेटली गिरावट पे एक्टिवेट करके चल सकता है। उसके अलावा एफएमसीजी स्पेस पर ही अभी भी फोकस है। ब्रिटानिया इस पर्टिकुलर काउंटर को एक मोमेंटम प्ले के जो तौर पर लेके चल सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि और भी बढ़त टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 5400 से लेके 5600 तक की देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस अपना होगा 5220 का और ब्रिटानिया को लॉन्ग करके चल के जाने की सलाह होगी। इसके अलावा देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों का बैलेंस रखने की सलाह होगी, क्योंकि मार्केट अभी भी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। दोनों साइड्स के मुंह देखने को मिलेंगे। शॉर्ट साइड में यहाँ पे वोल्टास रडार पे आया है, जहाँ पे वीकनेस लगातार हम देख रहे हैं और गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। 1260 1250 तक के लेवल्स लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। 1300 के स्टॉप लॉस से वोल्टास के फीचर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है। वोल्टास में हमने देखी थी कि 1500 रुपए के आसपास के प्राइसेस आगे थे। ये पूरी तेजी रिवर्स होगी, ये समझ से परे है वोल्टास की जो हरकत है। ये टाटा ग्रुप में वैसे प्रॉब्लम रही है, वोल्टास भी आप देखिए उसी ग्रुप की कंपनी है। ये 3% की गिरावट डे लो पर ये कारोबार कर रहा है। तो एक ब्रिटानिया बताया, उसमें तेजी हो रही है, और एक शॉर्ट का कैंडिडेट बढ़िया है। देखिए ओवरनाइट पोजीशंस रखने में थोड़ी सी तनाव है, तो आप सेफ्टी की तरफ जाइए, और ये हमारे एक्सपर्ट्स आपकी इसमें मदद कर भी रहे हैं। मानसी, अब कल तो बाजार बंद है और वैसे भी ये मतलब वीकेंड एक्सटेंडेड होने वाला है, मंडे को भी छुट्टी है। आप तो वैसे दुबई घूम के आई, कोई और भी प्लान है क्या आपके? नहीं, फिलहाल तो प्लान नहीं बना रही हूँ अभिषेक, क्योंकि ऑलरेडी मेरा तो वेकेशन हो गया। लेकिन आपने कमजोर बाजार में भी जो जोश के साथ ये हॉलिडे कैलेंडर एस्टैब्लिश किया है, आप बिल्कुल छुट्टी पर जा रहे हैं कि नहीं? नहीं मानसी, मैं एक दिन पे जा रहा हूँ छुट्टी पे, ज्यादा नहीं, एक दिन बीच पे रहूंगा। मतलब इसके लिए बड़ी लंबी वाली प्लानिंग करनी पड़ती है, वो प्लानिंग अपने से हो नहीं पाती है। होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लंबी वाली प्लानिंग भी कीजिएगा और अपनी छुट्टी आप मना कर आए। उसके बाद फिर हम आपसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। भले ही छोटा, लेकिन एक दिन का एक ब्रेक आप जरूर लीजिए। लेकिन जहां हम इवेंट्स कैलेंडर में हॉलिडे की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी कई सारे इवेंट्स हैं। भले ही बाजार की चाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज के सत्र को तो एक बार साइड में ही रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट था क्रेडिट पॉलिसी, लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि क्रेडिट पॉलिसी के दिन इतनी सुस्ती के साथ बाजार ने ट्रेड किया हो। हालांकि आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है। सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही नहीं, हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में भी रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएंगे। कल के दिन सीपीआई जॉबलेस क्लेम्स के डेटा यूएस मार्केट में आएंगे, पीपीआई के डेटा आएंगे चाइनीज मार्केट में और जापान के मार्केट में, इस पर नजर रहेगी। क्वार्टरली अर्निंग्स की शुरुआत कल के दिन से हो रही है भारतीय बाजार में, निफ्टी में टीसीएस की, और इसके अलावा आनंद राठी के नंबर्स
नंबर्स आने वाले, तो इन पर भी फोकस रखिएगा। तो इसके अलावा कुछ और ग्लोबल इवेंट्स हैं जिस पर भी नजर रखनी होगी। हो सकता है कि बाजार जब खुले शुक्रवार के दिन टीसीएस के नतीजों के साथ साथ कुछ इंपैक्ट इन सारे के सारे इवेंट्स का बाजार में देखने को मिले। फिलहाल ट्रिगर्स जो है बेहद मिसिंग नजर आ रहे हैं मार्केट्स में। लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ, जहां पर बाजार इस वक्त बढ़ रहे हैं, क्लोजिंग का रुख कर लेते हैं। और बिल्कुल सुस्त आज का सत्र देखने को मिला। कमजोर ग्लोबल संकेत रहे, टैरिफ वॉर बढ़ने की आशंकाएं रहीं, जिसके चलते बाजार ने दबाव देखा। लग तो ये रहा था कि क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले के बाद क्रेडिट पॉलिसी के बाद वाली जो तस्वीर है थोड़ी अलग दिखेगी। बाजार सुस्ती के साथ ही ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ट्रेड करते रहे, मानो कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाना चाह रहे थे। एक दिन की छुट्टी है, उसके बाद शुक्रवार का सेशन है, लेकिन फिर वापस एक लंबा कह सकते हैं वीकेंड एक्सटेंड होने वाला है। शनि रवि और सोमवार के दिन वापस छुट्टी है। सो इसी के चलते बड़े ही साइडवेज मोमेंटम के साथ बाजार ने ट्रेड किया। इस घंटे जहां हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी कमजोरी का रुझान है। करीब 350-400 अंकों की बिकवाली आप देखेंगे सेंसेक्स में। आईटी में, निफ्टी में करीब 150 अंकों की गिरावट, 22,400 के ही लेवल्स के इर्द गिर्द एंटायर सेशन हमने देखा बाजार इन्हीं रेंज में फंसा रहा और इस वक्त क्लोजिंग के दरमियान भी इसी रेंज के आसपास ही क्लोज होने की कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 अंकों की कमजोरी, 50,275 के लेवल्स इस वक्त क्लोजिंग में दिखाते हुए। सरकारी बैंक, आईटी, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव दिखा। एफएमसीजी एकमात्र सेक्टर जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था। ऑटो ने शुरुआत जरूर की, लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में ऑटो सेक्टर से भी मानो गिरावट, या कह सकते हैं कि डाउनसाइड विजिबल होना शुरू हो चुकी थी। क्लोजिंग के समय इस वक्त भी एफएमसीजी और ऑटो दो ही है सेक्टर्स जो कि हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। यूरोप के मार्केट्स में भी कमजोर शुरुआत देखने को मिली। और इसके अलावा अगर आप देखें क्लियरली आईटी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव नतीजों से ठीक पहले, टीसीएस के नंबर से ठीक पहले। एफएमसीजी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स, फार्मा डिफेंसिव के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब वहां पर जो अटकलें लगाई जा रही है टैरिफ लगने के डर से, लगातार इस सेक्टर की भी सेहत जो है खराब होती नजर आ रही है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ऑलमोस्ट 160 पॉइंट के गिरावट के साथ बिकवाली का दबाव झेलते हुए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर भी नजर होनी चाहिए। 900 एडवांसेस के सामने 1700 डिक्लाइंस, यानी कि क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बड़ी ऐसी इवेंट या कोई बड़ी ऐसी खबर भी नहीं आई थी जिससे बाजार का मूड माहौल इतना बिगड़े, लेकिन बाजार को आज एक सुस्ती की ही चाल पकड़नी थी। 5% की तेजी के साथ 21 के लेवल्स पर इंडिया विक्स यानी कि फेयर इंडिकेटर भी ट्रेड करता हुआ। ध्यान रखिए, ये वही हफ्ता है जब इंडिया विक्स को हमने 65% बढ़कर भी ट्रेड करते हुए देखा है। सो यही एक कह सकते हैं कि कितना फियर क्रिएट करता है, कितना चैलेंज और कितना कंसर्न क्रिएट कर सकता है मार्केट ऑन दी वेक ऑफ अ न्यूज़ जो कि विदेशी बाजार से आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट में इतनी परेशानियां फिलहाल नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 5283 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ। 22,400 के लेवल्स के आसपास ही क्लोज हुआ निफ्टी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गिरावट। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की बिकवाली। ब्रॉडर मार्केट्स जहां बेंचमार्क्स ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, छोटी मझौली कंपनियों से तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। नीलेश जी, सचिन जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रखने के लिए। मुझे और अभिषेक को फिलहाल आप दीजिए इजाजत। एक मार्केट हॉलिडे के बाद शुक्रवार के सेशन में फिर से आपसे होगी मुलाकात। बने रहे ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।